पेशे खिदमत है कहानी कैदी बादशाह। बहुत तेज दौड़ने की वजह से घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगी थी। उसके हाँफने की आवाज अली खान अपने कानों से सुन सकता था, मगर फिर भी वह जरा सी आराम की खातिर कहीं भी रुकने को तैयार नहीं था। वो फौरन अपने घर पहुंचाना चाहता था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की तरफ से सख्त फिक्र थी और वो दुआएं मांग रहा था कि खुदा करें उसकी माँ खैरियत से हो। अली खान सुबह अंधेरे ही घर से निकाला था। उसे अपनी बहन की अलालत की खबर मिली थी। उसकी बहन शहर से तकरीबन 70 कोस दूर के एक गांव में रहती थी। अली खान अपने इकलौती बहन से बहुत मोहब्बत करता था। उसका बस चलता तो उसे लम्हा भर के लिए भी अपनी आंखों से जजुदा ना करता, मगर क्योंकि बहन की शादी इस गांव के एक शख्स के साथ हो गई थी, इसलिए मजबूरन उसे रुखसत करना पड़ा। उसका शौहर काफी मालदार था और उसकी बहन को बड़े आराम से रखता था। इस बात की अली खान और उसकी माँ को बेहद खुशी थी, मगर जब उसे अपनी बहन की बीमारी की इत्तला मिली तो वो तड़प उठा। सुबह होते ही उसने घोड़े को तैयार किया, कुछ रुपया पैसा एक चमड़े की पेटी में रखकर कमर से बांधा और माँ को खुदा हाफिज कहकर घर से निकल गया। उसका घोड़ा बेहद मजबूत और तेज रफ्तार था। उसने दोपहर से पहले ही उसे मंजिल पर पहुंच दिया। अली खान को आता देखकर गांव के कुछ लोग उसकी बहन के घर के बाहर खड़े हो गए थे और उन्होंने उसकी आमद पर खुशी का इजहार किया। घोड़े से उतरकर उसने उन लोगों से सलाम दुआ की। फिर कुछ देर उनसे बात करने के बाद उसने घोड़े को अस्तबल में बांधा और अपनी बहन के घर में दाखिल हो गया। एक कमरे से उसकी बहन निकल रही थी, भाई को देखकर उसके सीने से जा लगी। अली खान हैरानगी से बोला, बहन, मैं तो सारे रास्ते इस फिक्र में मुब्तिला रहा था कि तुम न जाने कैसी होगी, क्योंकि गांव से जान वाले चंद लोगों ने हमें बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, मगर मुझे तो तुम ठीक, बल्कि बहुत ठीक महसूस हो रही हो। उसकी बहन हंसकर बोली, चलो इसी बहाने तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई। वैसे पिछले दिनों मुझे खांसी और नज़ला हो गया था, कुछ ऐसी भी ज्यादा बीमारी नहीं थी, अब अल्लाह का शुक्र है। इतने में एक छोटा सा बच्चा अंदर दाखिल हुआ और अली खान को आंखें फाड़कर देखने लगा। वह बच्चा इतना छोटा था कि अली खान के घुटनों तक आ रहा था, इसलिए अली खान की नज़र उसे पर न पड़ी, मगर उसकी बहन ने बच्चे को देख लिया था। उसने झट से बच्चे को गोद में उठाया और अली खान से बोली, यह तुम्हारा भांजा है अब्दुल रहीम। ये मुझे बहुत तंग करता है। इसकी हरकतों की वजह से मैं इसे बहुत अजीज आ गई हूँ। जाते हुए इसे साथ ले जाना। अली खान ने हंसकर अब्दुल रहीम को बहन की गोद से ले लिया और बोला, भांजे, दिल छोटा मत करो। बचपन में बच्चों से इसी तरह की बातें की जाती है। अब्दुल रहीम मायूसी से सर हिलाकर बोला, ए अम्मी जान, मुझे इस किस्म की कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी हैं। लगता है इस घर में अपना गुजर मुमकिन नहीं, अब तो कहीं और ही रहना पड़ेगा। अली खान ने अब्दुल रहीम को गौर से देखा और बहन से बोला, मेरे इस भांजे की उम्र कितनी होगी बहन? 6.5 साल का हो गया है। बहन ने जवाब दिया, मगर बातों से तो नहीं लगता। अली खान ठंडी सांस लेकर बोला, अरे, मैं इसकी इन्हीं बातों की वजह से तो तंग आ गई हूँ। ये सारा दिन अपने बाप के पास उनके दोस्तों में घुसकर बैठा रहता है और उनसे तरह तरह की बातें सीख कर आता है। बहन ने कुछ नाराजगी से कहा, फिर कुछ याद करके बोली, मैं भी किन बातों में पड़ गई। मेरा भाई इतनी दूर से आया है और मैंने अभी खाने को भी नहीं पूछा है। मामू जान, अब शुक्र कीजिए कि बहुत दूर से आ रहे हैं। कहीं पास से आ रहे होते तो यकीनन खाना नहीं मिलता। अब्दुल रहीम ने हंसकर कहा, देखो बहन, शिकायती अंदाज में बोली, इस तरह बात पकड़ लेता है। ये अली खान हंसने लगा। उसकी बहन बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई और अली खान अपने गांव के दोस्तों से मिलने के लिए बाहर निकल गया। अली खान 2-3 दिन तक वहीं रखने चाहता था, मगर अपने दोस्तों से मिलने वाली एक खबर ने उसे बेचैन करके रख दिया। उसे पता चला कि पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने उसके मुल्क पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया और उसके सिपाही शहर में हंगामा मचाए हुए हैं और बहुत ज्यादा कत्ल कर रहे हैं। अली खान अपनी माँ को अकेला छोड़कर आया था। घर में 3 गुलाम भी थे, मगर उनकी मौजूदगी न होने के बराबर थी, क्योंकि वह सिर्फ अपने कामों से दिलचस्पी रखते थे और उनमें इतनी हिम्मत भी न थी कि अपनी हिफाजत कर लेते। माँ की हिफाजत करना तो दूर की बात थी। वो दोस्तों के पास से वापस बहन के घर आया। वो भी इस खबर को सुनकर परेशान हो गई थी। अली खान ने उससे कहा कि वो अब वापस शहर जाएगा। वहाँ के हालात ही ऐसे हो गए थे कि एक अकेली औरत परेशान हो जाती। उसकी बहन ने जल्दी से दस्तरखान बे। फिक्र की वजह से अली खान की भूख खत्म हो गई थी।
फिर भी बहन का दिल रखने के लिए उसने थोड़ा बहुत खाना खाया। उसके बाद उसने वह सामान निकालकर बहन को दिया जो उसकी माँ ने अपनी बेटी, दामाद और नवासे को भिजवाया था। इन्हीं बातों में काफी वक्त गुजर गया और फिर शाम हो गई। वह जल्दी से घोड़े पर बैठा। उसका बहनोई अभी तक अपनी दुकान से घर नहीं आया था, इसलिए उससे मुलाकात ना हो सकी। अली खान ने बहन और भांजे को खुदा हाफिज कहा और वापसी के सफर पर रवाना हो गया। जब वह अपने शहर में पहुंच तो एक अजीब ही नज़ारा देखने को मिला। जगह जगह लोगों की खून में डूबी हुई लाशें बह रही थीं, जिन घरों को लूट मार के बाद आग लगा दी गई थी। उसके शोले सर्द पड़कर राख की शक्ल में हवा के साथ उड़ रहे थे। अपने शहर की यह हालात देखकर अली खान का दिल गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर सही सलामत था। उसने घोड़े को अस्तबल में बांधा और जाने के लिए मुंडा ही था कि अंधेरे में उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कौन है? उसने कड़क कर पूछा। उसकी आवाज सुनकर कोई दरवाजे के पीछे से निकाला। वह कोई लड़की थी। अली खान उसे लेकर अपने घर में दाखिल हुआ। उसके आने का उसकी माँ को पता चल गया था, इसलिए दरवाज़ा खुला मिला था। माँ को देखकर अली खान के चेहरे पर एक इत्मीनान भारी मुस्कुराहट फैल गई। वो माँ से लिपट गया। माँ, मुझे आपकी बहुत फिक्र थी। खुदा का शुक्र है आप खैरियत से हैं। माँ भी मुस्कुराने लगी, मगर लड़की को देखकर वो चौंक पड़ी। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो यह लड़की ज़रूर शहजादी अंबर है। कुछ अरसा पहले मैंने उसको देखा था। उसने बड़बड़ाकर कहा। माँ, आपसे मिलकर अली खान को लड़की का ख्याल ही नहीं रहा था। उसने घूम कर देखा। लड़की बेहद उदास नजर आ रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके जिस्म पर शाही पोशाक देखकर बोला, हाँ, यह तो शायद शहजादी साहिबा ही है। लड़की, मैं शहजादी अंबर हूँ। मेरे अब्बा हुजूर को दुश्मनों ने कैद कर लिया है। वो लोग मुझे भी गिरफ्तार करने की फिक्र में थे, मगर एक हबशी गुलाम ने महल के खुफिया रास्ते से मुझे फरार कर दिया। अब मैं आप लोगों के पास आई हूँ। क्या आप मुझे पनाह देंगे? दुश्मन फौजी मेरी तलाशी के लिए घर घर की तलाशी लेते फिर रहे हैं। माँ बोली, बेटी कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है। पनाह देने या ना देने का क्या सवाल है? अली खान ने अब तक सिर्फ शहजादी अंबर के मुतल्लिक के दूसरों ही से सुना था। शहजादी अपनी खूबसूरती की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी और अब वही शहजादी उसके घर में मौजूद थी। उसकी उदासी ने उसके हुस्न में कर लगा दिए थे। उसे परेशान देखकर अली खान को उससे हमदर्दी महसूस होने अली खान ने धीरे से कहा, शहजादी साहिबा, ये जो कुछ हुआ है मुझे उस पर सख्त अफसोस है। हमारी बादशाह सलामत इस कदर नेक और साफ दिल के मलिक हैं कि इस ज़मीन पर उन जैसा कोई दूसरा बादशाह नहीं है। उन्होंने हमेशा रियाया की भलाई के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैंने आज तक कोई बड़ा काम नहीं किया है, मगर अब मैं इस बात का वादा करता हूँ कि बादशाह सलामत को उस जालिम बादशाह की कैद से छुड़ाकर उन्हें उनका मुकाम दिलवाकर ही दम लूँगा। अली खान की बातें सुनकर शहजादी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे यकीन है आप ऐसा कर सकते हैं। वह अली खान की शख्सियत से बेहद मुतासिर नजर आई थी। अली खान हालांकि अभी सिर्फ 18 से 20 साल का नौजवान था, मगर इतनी सी उम्र में ही वक्त ने उसे अपनी उम्र से कहीं 4 गुना बढ़ा हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारी अली खान के कंधों पर थी। उसके बाप की शहर में कपड़े की दुकान थी, जिसे अब अली खान चलाता था, मगर उसे इस कारोबार से कोई दिलचस्पी न थी। वो फर्ज समझकर दुकान पर बैठता था, हालांकि उसके दिल में ये उमंग थी कि वो फौज में किसी बड़े ओहदे पर ना सही, एक मामूली सिपाही ही होता। शहजादी अंबर अब खासी मुतमईन नजर आई थी। थोड़ी देर बाद माँ ने उन्हें खाने के लिए बुलाया, मगर खाना शुरू करने से पहले उसने कुछ खाना बांधकर अली खान को दिया और कहा कि उसे उसकी मुंह बोली बहन के घर दे आए। उसकी यह मुंह बोली बहन पिछली गली में रहती थी। अली खान की माँ को पता चला था कि दुश्मन फौजी की हंगामे की वजह से सब बाजार बंद थे और उस मुंह बोली बहन के घर में इत्तेफाक से सब खाने पकाने की चीज़ खत्म हो गई थी। अली खान रवाना हो गया था, मगर जब थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो उसके चेहरे पर बेइतमीनानी फैली हुई थी। उसने घर में घुसते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे फिक्रमंद देखकर माँ भी परेशान हो गई। क्या बात है बेटा, ये परेशानी कैसी? उसने पूछा। माँ, दुश्मन के सिपाही शहजादी साहिबा की तलाश में घर घर की तलाशी लेते फिर रहे हैं, अली खान ने बताया। फिर वो अपने कमरे में जाकर अपनी तलवार उठा लाया। अली खान, पागल मत मानो तुम उनसे। तुम उनसे झगड़ा मोल लेकर कितनों को मारोगे?
بہتر یہی ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس بات کا حل سوچو، اس کی ماں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ بات علی خان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے تلوار ایک طرف رکھ دی اور اس وقت دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ سب لوگ دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ بڑھیا اسے لے کر نیچے تہخانہ میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد علی خان نے دروازہ کھولا۔ 3 سپاہی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ دروازہ کھلنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی تھی؟ ایک سپاہی نے علی خان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں سو رہا تھا، علی خان نے کہا۔ ہم نے تمہارے ملک کو فتح کر لیا ہے، تمہارا بادشاہ ہماری قید میں ہے اور شہزادی فرار ہو گئی ہے۔ تمہارے گھر تو وہ پناہ لینے نہیں آئی۔ علی خان نے بڑے زور سے نفی میں سر ہل دیا۔ پھر بھی ہم تمہاری بات پر اعتبار نہیں کریں گے، ہم تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ اچانک ایک سپاہی نے کیا۔ دونوں سپاہیوں کو بھی آواز دی اور پھر وہ تینوں مل کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ علی خان ان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تینوں سپاہی اس کے قریب آئے اور بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، لڑکے بتاؤ شہزادی کہاں ہے؟ وہ یہاں نہیں آئی۔ علی خان نے بڑے سکون سے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ سپاہی غصے سے بولا، تم کہہ رہے تھے کہ میں سو رہا تھا، مگر دوسرے کمرے میں وہ کھانا کس کا رکھا ہے جو یقیناً کئی آدمیوں کے لیے کافی ہوگا، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی تک اسے شروع بھی نہیں کیا گیا ہو۔ اب علی خان کو احساس ہوا کہ اس سے کچھ بے وقوفی سرزد ہو گئی ہے۔ اسے دسترخوان اٹھوا دینا چاہیے تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر دوسرے سپاہی نے کہا، لڑکے ہمارا وقت جایا مت کرو، بتاؤ تم نے اس شہزادی کو کہاں چھپایا ہے؟ بتاتا ہوں، ذرا صبر تو کرو۔ علی خان زور سے بھاگا اور اندھیرے کمرے میں چھپ گیا۔ سپاہی یہ سمجھے کہ علی خان اندھیرے میں ان کو مارنا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے اندھا دھند تلواریں چلانا شروع کر دی۔ کمرے میں تلواروں کی جھنکار اور انسانی چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں، مگر علی خان دیوار کے ایک کونے سے لگا بڑے مزے سے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ علی خان دوڑ کر تہخانہ میں آیا، جہاں پر اس کی ماں اور شہزادی امبر چھپی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں کو پورا واقعہ سنایا۔ پھر وہ تینوں جلدی سے تہخانہ سے باہر نکلے اور ایک دوسرا لیمپ روشن کر کے اس کمرے کا جائزہ لیا تو انہیں تینوں دشمن سپاہیاں کی لاشیں نظر آئیں۔ اب ان تینوں کو اٹھا کر باہر بھی پھینکنا پڑے گا، علی خان نے کراہ کر کہا۔ شہزادی امبر اتنی مشکل کے باوجود بھی ہنس پڑی۔ اس کی ماں نے کہا، چلو پہلے کھانا کھا لو۔ کھانا کھانے کے بعد علی خان ان تینوں کو اٹھا کر پانی کے ایک گڈھے میں ڈال آیا۔ ماں نے کمرے کو صاف کر دیا تھا۔ اب وہ شہزادی کے لیے ایک کمرے کو ٹھیک ٹھاک کر رہی تھی۔ ادھر شہزادی امبر علی خان کو اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ علی خان، یہ جو دن دیکھنا پڑا ہے سب میری بدولت ہوا ہے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جو کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے انسان کو ضرور اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علی خان بولا، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کیا اسے پڑوسی ملک کو ایک دم سے کیا سوجھی جو اس نے چپ چھپاتے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا؟ ایک تو وہ خود ہی بہت بڑا ملک ہے، پھر اس کی فوج کو بھی ہم سے بہت زیادہ ہے، اور اسے پر یہ کہ حملہ بغیر اعلان جنگ کے کیا گیا۔ اس صورت میں تو جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر کسی قسم کی حیرت کرنا ہی بیکار ہے۔ ہمارے ملک پر کبھی حملہ نہ ہوتا اگر ابا حضور اس ملک کے بادشاہ سے میری شادی کر دیتے۔ شادی علی خان نے کچھ تعجب کے ساتھ پوچھا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس بادشاہ کی عمر کوئی 70 برس سے تو کسی طرح بھی کم نہ ہوگی، وہ 71 سال کا ہے۔ شہزادی سر ہلا کر بولی، اس نے اپنی 70ویں سالگرہ پر پچھلے سال ہمیں بھی بلایا تھا، وہیں اس نے مجھے بھی دیکھا تھا، اور پھر 1 ماہ پہلے بہت سارے تحفوں کے ساتھ مجھے شادی کا پیغام بھی بھیج دیا۔ ظاہر ہے ابا حضور نے انکار کر دیا، جس سے ناراض ہو کر اس نے ہمارے ملک پر چڑھائی کر دی اور اب مجھے گرفتار کر کے مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ علی خان خاموش ہو گیا۔ شہزادی امبر کے خوبصورت چہرے پر سوچ کے آثار دیکھ کر وہ بولا، حالات کچھ ٹھیک ہو جائے تو پھر میں اسے ملک کا سفر اختیار کروں گا۔ وہ ہمارے بادشاہ سلامت کو قیدی بنا کر وہاں لے جائے گا۔ میں اپنے ملک اور انہیں آزاد کروانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کو میری وجہ سے بہت زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ علی خان کی بات سن کر شہزادی نے رنجیدگی سے کہا، نہیں شہزادی صاحب، آپ کو تو خامخواہ کی فکر لگ گئی ہے۔ یقین کیجئے مجھے ذرا سی بھی زحمت نہیں ہوگی۔ میرے لیے تو یہ ایک سنہری موقع ہے کہ مجھے دنیا کی اونچ نیچ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے،
और यह तजुर्बात मेरी आइंदा जिंदगी में कम आएंगे। दस्तक पर दरवाजा खोलना जा रहा था। अली खान को देखा तो हैरत से उसका मुंह खुल गया। अली खान ने जल्दी से बात बना दी कि कुछ सिपाही उसके पीछे पड़ गए थे और वो बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर भागा। मलिक ने जब कुंडी खोली तो सामने शहजादी को दिखा। सिपाह सालार उसे लेकर आया और नरमी से कहा, कुछ देर की पनाह चाहिए। सिपाहियों ने शहर में इतनी कत्लो गारत की थी। इस वक्त जो वो खुद को एक मुहज्जिब और नरम खूब शख्स जाहिर कर रहा था, तो उसकी वजह शहजादी अंबर थी। वो उसके हुस्न से बेहद मरगूब हो गया, अपनी जगह बनाना चाहता था। यूसुफ ने उन्हें एक साफ सुथरे कमरे में लाकर बिठाया। इस कमरे में फर्श पर कालीन था। कमरे में तरह तरह की खुशबू आ रही थी, क्योंकि यूसुफ अतर का कारोबार करता था। उस मकान मालिक का नाम यूसुफ था। अली को वहां देखकर सिपह सालार उसके चेहरे पर शदीद हैरत के असरात पैदा हो गए थे। अली खान ने सिपहलर से कहा, जब इस बेवकत की बारिश ने आपको बड़ा परेशान किया है, आप भी आ गए हैं। कहीं नज़ला जुकाम ना हो, इनके लिए काढ़े का इंतजाम करते हैं। अली खान ने कहा, क्यों यूसुफ भाई, इन्होंने हमें बहुत इज्जत बख्शी है जो यहाँ पर कायम किया। इतनी बड़ी शख्सियत और ये हमारा गरीब खाना, हमारे घर की तो किस्मत ही खुला गई है। हाँ, तो यूसुफ भाई, आप अभी तक गए नहीं काढ़ा बनाने। सिपह सालार बहुत खुश हुआ और बोला, नौजवान, तुम मुझे बहुत अक्लमंद आदमी मालूम होते हो। क्या नाम है तुम्हारा? अंबर हैरत से मुंह खोल उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अली खान कौन सा खेल खेलना चाहता है। फिर थोड़ी देर तक उन दोनों में इधर उधर की गुफ्तगू होती रही। कुछ देर के बाद अली खान सिपह सालार से धीरे से बोला, सिपह सालार साहब, आपकी शख्सियत ने मुझ पर ऐसा जादू किया है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मगर कह नहीं सकता। पता नहीं आप बुरा मान जाए। नहीं नहीं अली खान, कहो, डरो नहीं। मगर क्या वाकई मेरी शख्सियत ऐसी ही है? उसने कहा, साहब, इसमें क्या शक है? मेरे ख्याल में ये खातून जो आपके साथ हैं, शहजादी अंबर कहलाती हैं। नाम तो इनका यही है, मगर तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है? बे इंतहा खूबसूरत खातून के साथ आपका बुढ़ा बादशाह शादी करना चाहता है। हालांकि सच पूछिए तो आपकी और उनकी जोड़ी खूब रहेगी। अली खान ने इतने धीरे से कहा कि शहजादी अंबर ना सुन सके। सिपह सालार के दिल में तो पहले ही चोर बैठा था। उसकी तो यह सुनकर बातें दिल में घर कर गईं। बोला, नौजवान, तुम्हारी बातें इतनी मज़ेदार है, दिल चाहता है कि घंटा बैठकर सुनी जाए। मगर भाई, क्या शहजादी साहिबा इस पर राजी हो जाएगी? शहजादी को रजामंद करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप उसे बूढ़े बादशाह से छुटकारा पाने की तरकीब कीजिए। अली खान ने बड़ी संजीदगी से कहा, बादशाह की मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैंने इतनी दौलत जमा कर ली है कि उसे लेकर अगर किसी दूसरे मुल्क निकाल जाऊं तो मेरी कई पूछते बगैर कोई काम किए ऐसे ही जिंदगी बसर कर सकती हैं। सिपह सालार ने कहा, ठीक है। अली खान ने सर हिलाकर कहा, फिर खंखार कर शहजादी अंबर की तरफ मुतवज्जो हुआ। शहजादी साहिब मोहतरमा, सिपह सालार साहब को आप अच्छी तरह जानती होंगी। ये भी बहुत अच्छे हैं। सखावत में इनका सानी नहीं कि ये बहुत नेक और सखी हैं। मैं इनकी तरफ से आपसे यह दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस बूढ़े लालची और जालिम बादशाह के बदले इस साफ दिल के मालिक से शादी कर लें। ये अपने आप में आला और बुलंद हिम्मत हैं। शहजादी ने एक नज़र सिपह सालार को देखा और बामुश्किल अपनी हंसी जब्त करते हुए बोली, यह जो खासियत है आपने गिनवाई हैं, अगर वह वाकई सिपाह सालार साहब में मौजूद है तो मैं रजामंद हूँ। सिपाह सालार भर्राई हुई आवाज़ में बोला, शहजादी साहिबा, मैं भी बहुत बेखबर आदमी हूँ। अपनी इन खुश शख्सियत का मुझे इल्म ही नहीं हुआ था, मगर यह शरीफ नौजवान जिसका नाम अली खान है कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी दरखास्त मंजूर फरमा ली। आप हमेशा मुझे अपना गुलाम पाएंगे। अली खान बोला, सिपाह सालार साहब, एक बात का ख्याल रखिएगा। इस बात को आप मेरी कमज़ोरी भी कह सकते हैं, मगर हकीकत यही है कि मुझे वो बेहिस आदमी पसंद नहीं है। शहजादी अंबर अली खान की बात को बीच में से काट कर बोली। वह समझ गई थी कि अली खान इस तरह की बातें करके सिपाह सालार से कोई चाल चल रहा है। बुज़दिल आदमियों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। सिपाह सालार बड़े जोर से चीख कर बोला और फिर अली खान को और फिर शहजादी अंबर को देखने लगा। वह सुभान अल्लाह, शहजादी अंबर उठकर बोली, किस कदर बुलंद ख्याल है आपके। मुझे हैरत है कि इतना काबिल आदमी एक मामूली सिपाह सालार के ओहदे पर फौज में काम कर रहा है।
اس کے ساتھ کس قادر ناانصافی ہوئی ہے، مگر شہزادی صاحبہ اب یہ ناانصافی ختم ہونے والی ہے۔ انصاف کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ یہ وہی قابل شخص جو ایک معمولی سپاہ سالار ہے، اپنے سینے میں شیر کا دل رکھتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بادشاہ سے ٹکر لے۔ وہ چاہے تو آپ سے چوری چھپے شادی بھی کر سکتا ہے، مگر نہیں، وہ ابھی اٹھے گا۔ باہر 4 سپاہی کھڑے ہیں، ان سے جا کر کہے گا کہ جاؤ، بادشاہ سے کہہ دو شہزادی پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ شہزادی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ دور، بہت دور، علی خان اب بھی یہ بات کہہ کر چپ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ سپاہ سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ کیوں؟ شہزادی صاحبہ کیسی رہی؟ علی خان نے ہنس کر پوچھا۔ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا، شہزادی الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ سپہ سالار انکار کرتا ہوا اندر چلایا۔ یوسف کاڑھا بنا کر لے آیا تھا۔ وہ لوگ کاڑھا پینے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد علی خان بولا، سپاہ سالار صاحب، اب آپ شہزادی صاحبہ کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اپنی ساری فوج کو یہیں بھیج دیں۔ اب تو اس بات کو سن کر سپاہ سالار کا چہرہ پھک ہو گیا۔ موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ آ کر بولا، چلیے شہزادی صاحب علی خان، تم بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ شہزادی کے ساتھ علی خان بھی اٹھا۔ اس نے ایک گھوڑا یوسف سے مانگ لیا اور پھر اپنا گھوڑا بھی کھول کر لے آیا۔ مناسب یہ ہوگا کہ ہم رات ہونے تک جنگل میں چھپ جائیں، رات کے اندھیرے میں سفر کرنا آسان رہے گا۔ سپاہ سالار نے گردن ہلا دی اور وہ تینوں گھوڑے پر سوار ہو کر سرپٹ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل پہنچے تو دوپہر ہو چلی تھی۔ بادل بدستورہ آسمان پر چھائی ہوئے تھے اور بادلوں کی وجہ سے دھندھلکا سا پھیل گیا تھا۔ وہ لوگ ایک طرف کے نیچے ٹھہر گئے۔ گھوڑوں کو گھاس چرانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ علی خان چاروں طرف دیکھتے ہوئے ایک جانب کو جانے لگا۔ سپاہ سالار اس فکر میں تھا کہ کوئی اچھی سی جگہ منتخب کر کے شہزادی کو وہاں بٹھا دے تاکہ وہ اپنی تھکان دور کر سکے، مگر وہاں تھا ہی کیا؟ بڑے بڑے درخت جن کے پتے ہل رہے تھے۔ مجبوراً وہ لوگ اسی گھاس پر بیٹھ گئے۔ ان سے کچھ دور بیٹھا علی خان گھاس کے تنکے توڑ توڑ کر انہیں بے خیالی میں ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ اچانک اس نے گردن گھما کر کہا، کتنا وقت گزر گیا ہے مگر ابھی تک ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ سپہ سالار صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بڑے نشانے باز ہیں، مار دیجئے، 2-4 ہرنوں کو دیکھیے تو شہزادی صاحب کا چہرہ بھوک سے کتنا ست گیا ہے۔ سپاہ سالار جھنجھلا کر بولا، تم شہزادی صاحبہ کو بہت دیکھ رہے ہو، میرے چہرے پر تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پتا ہے میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں 2-4 ہرنوں کو شکار کر ڈالیے، ابھی بھوک کا سب انتظام ہو جائے گا۔ علی خان ذرا سا مسکرا کر بولا، نہیں بھائی، ابھی تو مجھ سے یہ کام ہوگا نہیں۔ تم یوں کرو کہ شہر سے جا کر کھانے پینے کی چیز لے آؤ، اور ہاں، یہ بھی دیکھ کر آ جانا کہ میرے یوں شہزادی کو لے کر فرار ہو جانے پر بادشاہ کا کیا رد عمل ہے۔ یہ کہہ کر سپہ سالار کانپ گیا۔ شاید ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ یہ کم کر کے پچھتا رہے ہیں۔ علی خان نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں ایسا تو نہیں۔ سپاہ سالار اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ کر بولا، مگر بادشاہ کی خصلت کو میں پہچانتا ہوں، وہ مجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، کھانے پینے کی چیز لے کر میں جلدی ہی آؤں گا، مگر آپ ذرا ہوشیار رہیے گا، یہ جنگل ویسے ہی جانوروں سے بھرا پڑا ہے، اگر آپ کسی جانور کی حلق سے گزر گئے تو آپ کو کھانا پہنچانے میں بڑی دقت پیش آئے گی۔ سپاہ سالار ہنس کر بولا، کیوں ڈراتے ہو علی خان، مجھے ویسے ہی بھوک لگ رہی ہے۔ علی خان نے مسکراتے ہوئے اپنے گھوڑے کو آواز دی اور اشاروں ہی اشاروں میں شہزادی عنبر کو تسلی دے کر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے کھانا سپاہ سالار اور شہزادی کے سامنے رکھ دیا اور خود درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کھانے میں شریک نہ ہوا تھا۔ جب وہ کھانا کھا چکے سپاہ سالار نے علی خان سے پوچھا، بتاؤ کیا حال ہے؟ شہر کے جواب میں علی خان نے میان سے اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی اور سپاہ سالار خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھ رہی ہو شہزادی، اس نامعقول لڑکے کی حرکت، اگر میرا دل بند ہو جائے تو شہزادی بولی۔ سپاہ سالار صاحب، بڑوں کے بیچ میں بولنے سے ابا حضور نے مانا فرمایا ہے، میں کیا بولوں؟ سپاہ سالار گھگیا کر بولا، ابے گردن کٹ جائے گی، اسے ہٹا۔ علی خان اس کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری کٹی ہوئی گردن ہی چاہیے۔
सिपाह सालार साहब, बादशाह ने तुम्हारे सर की कीमत 20,000 अशर्फियां रखी है। उसके सिपाही तुम्हें शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढते फिर रहे हैं। अगर उनके हत्थे चढ़ गए तब भी तुम मारे जाओगे क्यों? न मैं ही इस मौके से फायदा उठा लूं, सिपाह सालार ने हाथ उठाकर कहा। ठहरो। फिर उसने अपने चौबे के अंदर हाथ डालकर चमड़े का एक पटका निकाला और उसमें से खनखन की आवाज आई है। वो थैला अली खान के कदमों में डालकर बोला, गिन लो, पूरी 25,000 है, मगर अब तो तलवार हटा लो। अली खान ने तलवार तो हटा ली, मगर बोला, क्यों? इन अशर्फियों को भी जाया करते हो? बादशाह तुम्हें पाताल में भी नहीं छोड़ेगा। अली खान, मैं बादशाह को जानता हूं, वो तुमसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। चलो आओ शहजादी, अब हम चलते हैं। बादशाह से तो मेरी दुश्मनी हो गई है, अब सारी जिंदगी उससे छुप कर रहना होगा। अरे, शहजादी को कहाँ ले चले? अली खान ने कहा। अच्छा, अब क्या शहजादी पर भी अपना हक जमाओगे? सिपाही सालार गुस्से में बोला, क्या तुम्हें ये अशर्फियां काफी नहीं हैं? तुम यह अशर्फियां देकर मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो। यह अशर्फियां तुमने मुझे इसलिए दी है ताकि मैं तुम्हारा सर न काटूं। सिपाही लाल डर गया और बोला, ठीक है, संभालो, इस शहजादी को भी मुझे तो खैरियत से जाने दो। ये कहकर वो तेजी से उठा और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में गायब हो गया। अली खान शहजादी की तरफ मुड़कर बोला, अब आपकी समझ में कुछ आया? शहजादी ने नफी में सर हिल दिया, वो हैरान थी। अली खान बोला, शहजादी साहिबा, अब आप बिल्कुल महफूज हो गई हैं, आपके अब्बा हुजूर को भी कोई खतरा नहीं। बादशाह यह समझ रहा है कि आपको सिपाह सालार अपने साथ जबरदस्ती ले गया। अब आप मेरे घर चलिए, वहां पर आराम से रहिए। मैं आपके अब्बा हुजूर को रिहा कराने की कोई तरकीब करूंगा। शहजादी अंबर अली खान को देखने लगी। अली खान, आप तो वाकई बकमाल लड़के हैं। जी हाँ, अगर बकमाल ना होता तो यह 25,000 अशर्फियां सिपाह सालार से नहीं निकलवा सकता था। अली खान अशर्फियां समेटते हुए बोला, आप इतनी सारी अशर्फियों का क्या करेंगे? शहजादी अंबर ने पूछा। माँ को ले जाकर दे दूंगा। वो कहती है कि बेटा कुछ रकम जमा हो जाए तो तेरी शादी ब्याह की बात चलाऊं। चलिए, शादी का बंदोबस्त हुआ। अली खान हंसकर बोला। शहजादी अंबर मुस्कुराने लगी। वह दोनों शाम तक वहां रहे। अली खान का ख्याल था कि रात को घर में डर न होगा कि बादशाह के सिपाही उन्हें देख लेंगे, और हुआ भी यही। जब वह शाम को शहर में दाखिल हुए तो कोई भी उनको ना देख पाया, और उसकी वजह बारिश भी थी, जो शाम होते ही शुरू हो गई थी। वह दोनों बुरी तरह भीगी गए थे, मगर किसी न किसी तरह घर पहुंच ही गए। यह अलग बात है, शहजादी को भीगने की वजह से छींक आने लगी थी, और वह हर छींक पर बुरे बुरे से मुंह बना रही थी। अली खान की माँ ने उसे गरम गरम काढ़ा पिलाया, नरम नरम बिस्तर में लिटाया, ताकि वह चुपचाप सो जाए। सुबह तक वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अली खान यूसुफ का घोड़ा वापस करने उसके घर चला गया। अगले दिन दुश्मन मुल्क के बादशाह ने शहजादी अंबर के मुल्क की बागदौर अपने वजीर के हाथ में दे दी और अपने मुल्क रवाना हो गया। वो अपने साथ कैदी बादशाह को भी ले गया था। सारे रास्ते वो सिपाह सालार को कोसे जा रहा था, जिसने उसकी अच्छी भली शादी में रुकावट खड़ी कर दी थी। इसकी रवानगी की खबर अली खान को भी मिल गई थी। उसने शहजादी अंबर को तमाम सूरत हाल से आगाह किया और उस बादशाह के मुल्क जाने की तैयारी करने लगा। दूसरे दिन वह सफ़र पर रवाना हो गया। उसकी माँ और शहजादी अंबर ने उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ पकाकर उसके साथ दी, ताकि वह ने उनको रास्ते में खा सके। सूरज तुल्लू होने के साथ ही अली खान ने अपनी माँ और शहजादी अंबर को खुदा हाफिज कहा और वहां से रवाना हो गया। 7 दिन के लगातार सफ़र के बाद वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। उसके पास काफ़ी रकम थी, इसलिए वो बड़े ठाठ से किसी भी सराय में कायम कर सकता था। शहर में दाखिल होकर उसने सराय की तलाश में इधर उधर देखा। एक भले आदमी ने अंदाज लगा लिया कि वो किसी चीज़ की तलाश में है, तो वो उसके करीब आया। अजनबी शायद बड़ी दूर से आ रहे हों, किसकी तलाश है? मैं तुम्हारी मदद करके खुशी महसूस करूंगा। उस आदमी ने कहा, आपकी हमदर्दी का बेहद शुक्रिया। मेहरबानी करके मुझे किसी सराय तक छोड़ दीजिए। रात हो चली है, कहीं ऐसा ना हो कि रात मुझे खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़े। अली खान ने कहा, शहर की सबसे उम्दा सराय तक मैं आपको ले चलता हूँ। उस आदमी ने कहा, और अली खान घोड़े की रस्सी संभाले उसके साथ रवाना हो गया। उस आदमी ने उसे एक अजीमो शान इमारत के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर मेरे लायक और कोई खिदमत हो तो बताओ। अली खान ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो आदमी रुखसत हो गया।
अली खान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाकर उसने कुछ देर तो इंतज़ार किया, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अली खान ने दोबारा दस्तक दी। इस बार दरवाज़ा खुला गया। दरवाज़ा बड़ी आहिस्तगी से खोला गया था और खोलना वाला एक 10-11 साल का लड़का था। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फैली हुई थीं। उसने अली खान को खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्तगी से बोला, जनाब, आप यहाँ से भाग जाइए। अंदर डाकू मौजूद है, जिन्होंने सराय के मालिक को पकड़कर आग में जला दिया है और अब उसकी जमा पूंजी पर हाथ साफ कर रहे हैं। अच्छा, अली खान ने हैरत से कहा, मगर बाकी लोग कहाँ हैं? सराय में कुछ लोग तो ठहरे ही होंगे। जी, डाकुओं के खौफ से वो अपने अपने कमरों के अंदर से बंद करके बैठ गए हैं। जब डाकू आए थे तो मैं बावर्ची खाने में बर्तन साफ कर रहा था। मैं भी वहीं कुंडी बंद करके बैठ जाता, मगर उसके दरवाजे में कुंडी नहीं है। लड़के ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल की और फिर खौफजदा अंदाज में पीछे मुड़कर देखने लगा। चलो, मैं देखता हूँ, अली खान ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा और दरवाजे को ठोकर मारते हुए धड़ धड़ाते हुए उस कमरे में घुस गया जहां डाकू माल जमा करने में मसरूफ थे। उन्होंने जो अली खान को देखा तो अपना कम छोड़कर उसे घूरने लगे। सराय का मलिक और उसका चेहरा राख में घुसकर बहुत अजीब सा हो गया। कौन हो तुम? एक डाकू ने गुस्से में पूछा और सब ने अपनी अपनी तलवार निकाल ली। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूं। क्या तुम मेरे हाथ में तलवार नहीं देख रहे हो? हाँ हाँ, ये तो हम भी देख रहे हैं कि तुम तलवार लिए खड़े हो और तलवार पकड़ने का अंदाज बता रहा है कि तुम हमसे झगड़ा मोल लेना चाहते हो। मगर लड़के, वापस चले जाओ। मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। मेरे हाथों मारे गए तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। वो डाकू बोला, अगर मुझे वापस जाना होता तो शायद मैं लौट जाता, मगर मैं सराय में कायम करने आया हूँ और किसी कीमत पर भी नहीं चाहूंगा कि इस सराय के मलिक को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। अली खान ने मजबूत लहजे में कहा। यह सुनकर एक डाकू ने अली खान पर हमला किया। अली खान ने तलवार के बार से खुद को बचाया और अपनी तलवार हवा में लहराते हुए उसकी गर्दन उड़ा दी। डाकू के साथ ही बड़ी हैरत से उसकी कटी हुई लाश और तड़पते हुए जिस्म को देख रहे थे। उनमें से एक डाकू हकलाकर बोला, यह हमारा सरदार था, तुमने उसे मार डाला। सरदार इतनी आसानी से मारा गया तो उसके साथियों को मारना तो बहुत ही आसान होगा। अली खान खुश होकर बोला और तलवार सोंटकर उनकी तरफ बढ़ा। उन्होंने ने अपनी अपनी तलवारें फेंक दी और अली खान के कदमों में गिर पड़े। एक डाकू रोते हुए बोला, यह हमारी गलती थी कि हमने इस आदमी को अपना सरदार चुना था। आप बहुत फुर्तीले और बहादुर हैं। आज से आप हमारे सरदार हैं। जल्दी से माल समेटो, फिर वजीर के घर भी डाका डालना है। आपको ऊंची इमारत पर कमान तो डालनी आती होगी। तुम मुझे भी गलत रास्ते पर डालना चाहते हो। अली खान आंखें निकालकर बोला, मैं तुम्हें इस सूरत में माफ़ करूंगा कि तुम अपनी हरकतों से तौबा कर लो और नेक बनकर जिंदगी गुजरो। उन लोगों ने वादा कर लिया। अली खान ने उन्हें छोड़ दिया। फिर उसने सराय के मलिक को आतिशदान से निकाला। सराय का मलिक बहुत खुश था कि उसकी मेहनत से कमाई हुई दौलत लूटने से बच गई थी। वो बार बार अली खान का शुक्रिया अदा कर रहा था। फिर उसने अली खान के रहने के लिए एक अच्छा सा कमरा तैयार करवाया और अली खान खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। थकान के मारे उसका बड़ा हाल था, इसलिए वह जल्द ही सो गया। अगले दिन वह शहर का जायजा लेने के लिए निकला। वह किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि उसकी रसाई उस जाबिर और जालिम बादशाह के महल तक हो जाए, जहां उसने शहजादी अंबर के बादशाह को कैद कर रखा था। शहर में बड़ी चहल पहल थी। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। बाजारों में भी काफी भीड़ भाड़ थी। एक चक्कर लगाया था। महल के चारों तरफ जगह जगह शमशेर लिए पहरेदार पहरा देने में मसरूफ थे। अली खान ने देखा कि शाही महल के बाग की दीवारें काफी नीची हैं। इन दीवारों के पास उसने मिट्टी का एक टीला भी देखा था। वो मिट्टी शायद बाग में डलवाने के लिए मंगवाई गई थी। उस पर खड़ा होकर बड़ी आसानी से दीवार पर चढ़ा जा सकता था। अली खान ने फैसला कर लिया कि वो यहाँ ही से महल में दाखिल होने की कोशिश करेगा। वहां से हटकर अली खान यूं ही बेमकसद गलियों में टहलने लगा। अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े पर पड़ी। उसे बूढ़े को वह बादशाह के महल से निकलता देख चुका था। महल के पहरेदार भी उसे बड़े एहतराम से देख रहे थे। इस बात से अली खान ने अंदाज लगाया कि यह बुढ़ा बड़े असर का मलिक है। अब जो उसने दोबारा उस बूढ़े को एक तरफ जाते देखा तो उसने उससे मिल बैठने का इरादा बनाया और उसके पीछे चल पड़ा। बुढ़ा कुछ बीमार मालूम होता था, इसलिए वह बहुत धीरे चल रहा था। कभी कभी वो रुककर खांसने भी लगता था। खांसते खांसते उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे और उसकी चाल माजीद धीमी हो जाती थी।
علی خان تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پاس گیا اور کہا، کیا مم؟ اس نے بڑے دب سے پوچھا، آپ کچھ بیمار نظر آتے ہیں؟ بیمار ہونے والی بات کہی؟ تم میری شکل دیکھ کر تو نہیں کہہ رہے؟ بوڑھے کی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں علی خان کے چہرے پر جم گئیں۔ نہیں، میں تو آپ کی دھیمی چال اور کھانسی کی آواز سن کر آپ کی طرف متوجہ ہوا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ علی خان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ بڈھا ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، ساری زندگی میں نے دکھ اور پریشانیاں میں گزری رہی ہیں۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ برا اپنا یہ چہرہ لگتا ہے، ناک نقشے کی بات نہیں کرتا، مگر تھوڑا رنگ ہی صاف ہو جاتا تو کچھ تو دل کو تسلی ہو جاتی۔ بوڑھے نے بڑی حسرت سے کہا، آپ تو یوں ہی غمگین ہو رہے ہیں۔ علی خان نے بڑی ہمدردی سے کہا، صورت شکل سے کیا ہوتا ہے؟ بس سیرت اچھی ہونی چاہیے، وہ بھی اچھی نہیں ہے۔ بچے بوڑھے نے خاص کر کہا، اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، آئیے میں آپ کو سہارا دے کر گھر تک چھوڑ دوں، کہیں ایسا نہ ہو آپ یہی کہیں گر پڑے۔ علی خان نے اس کا بازو پڑھتے ہوئے کہا، میاں ذرا سنو، واقعی میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مگر میں تمہیں کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں دوں گا۔ اگر تم یہ کم ہمدردی سے کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، بوڑھے نے رکتے ہوئے کہا۔ جی میں کر رہا ہوں، آپ چلیے تو، علی خان بولا۔ بوڑھا چل پڑا۔ کیا آپ دوائی وغیرہ لینے گئے تھے؟ علی خان بولا، ان حکیموں کے چکروں میں کون پڑے، بہت سارے پیسے نکلوا لیتے ہیں، میں تو یوں ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ علی خان نے انداز لگا لیا تھا کہ بڈھا بہت کنجوس ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ گھر سے نکلے ہی کیوں تھے؟ آپ کو تو گھر میں ہی آرام کرنا چاہیے تھا۔ گھر سے نکلنے کو تو میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر صبح ہی صبح بادشاہ کے سپاہی میرے گھر پر آ دھمکے تھے۔ بادشاہ نے بلایا تھا مجھے، بوڑھے نے بتایا اور پھر کھانسنے لگا۔ اچانک اسے کوئی بات یاد آ گئی، بولا، یہ بادشاہ بھی بہت الو کا پٹھا ہے، اس کے سامنے کہیں مجھے کھانسی آ گئی۔ بڑے زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، اور کھانسو کھانسو، خوب زور زور سے کھانسو، تمہارے کھانسنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی خوفناک قسم کا کتا بھونک رہا ہے۔ اس کا حکم مجھے ماننا ہی پڑا، اور صبح سے یہ وقت ہو گیا، میں اس کے سامنے مسلسل کھانستا رہا ہوں، اور یہ وقت ہو گیا ہے۔ علی خان نے کہا، واقعی بادشاہ نے بری حرکت کی ہے، مگر کیا اس نے آپ کو اسی لیے بلایا تھا کہ آپ کی کھانسی کی آواز سن سکے؟ وہ چالاکی سے بوڑھے سے اصلی بات اگلوانا چاہتا تھا۔ نہیں، اسے تو پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے کھانسی کی شکایت ہو گئی ہے۔ اسے تو اس وقت پتا چلا جب اس کے سامنے مجھے کھانسی آ گئی تھی۔ دراصل میں ایک شوقیہ جادوگر ہوں، اور اکثر بادشاہ کے سامنے اپنے جادو کا مظاہرہ پیش کرتا رہتا ہوں۔ 6 دن بعد بادشاہ کی 71ویں سالگرہ ہے۔ اس نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ میں اس کی سالگرہ کے موقع پر کچھ نئے شعبدے پیش کر کے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے لیے تفریح کا سامان مہیا کروں۔ بوڑھے نے بتایا، اس کا گھر آ گیا تھا، اسی لیے جو وہ دروازے پر رک کر تالا کھولنا لگا، وہاں سے تو آپ کو کافی انعام ملتا ہوگا۔ علی خان نے کرید ملتا ہے، ہاں ہاں ملتا ہے، مگر تمہیں کیا؟ اگر تم کسی برے ارادے سے آئے ہو تو اتنا سن لو کہ میں نے سب کچھ خرچ کر دیا ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، ایک اشرفی تو بچے بھی نہیں لیتے ہیں، آتا ہی کیا ہے؟ ایک اشرفی میں اشرفیوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے۔ بوڑھے نے منہ بنا کر کہا، جناب میں تو بہت شریف آدمی ہوں، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے مرحوم نانا کی یاد آ گئی۔ وہ اگر زندہ ہوتے تو شاید میں آپ کے گھر میں جھانکتا بھی نہیں، مگر اب یہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کی خدمت کر کے اپنے دل کو سکون پہنچاؤں۔ آپ کی خدمت کر کے میں سمجھوں گا کہ اپنے نانا کی خدمت کر رہا ہوں۔ علی خان نے کہا، ہاں ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، تم میری خدمت کر سکتے ہو، اس طرح مجھے آرام کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ بڈھے نے خوش ہو کر کہا، روپے پیسے کی فکر آپ نہ کریں، میں آپ کے سارے ہی گھر کا خرچ اٹھاؤں گا۔ علی خان کی اس بات پر تو بوڑھے کی بانچیں کھل گئیں۔ اس نے علی خان کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ علی خان سرائے جا کر اپنا سامان اس کے گھر میں لے آیا۔ اس کے ذہن میں بادشاہ کو شکست دینے کا ایک شاندار اور انوکھا منصوبہ تیار ہو چکا تھا۔ خدا کی قدرت کے بوڑھے کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی۔ علی خان نے اچھے سے اچھے حکیم بلا کر اس کو دکھایا، مگر ہر حکیم نے یہی جواب دیا کہ بڑے میاں کو کم سے کم 15 دن تک مکمل آرام کرنا چاہیے، ورنہ ان کو زندہ بچانا ممکن نہیں۔ موت سے تو بڈھا بھی ڈرتا تھا، مگر وہ اس سالگرہ پر ضرور اپنے کمل دکھائے گا۔ اسے اپنی جان سے زیادہ بادشاہ کی طرف سے انعام میں دی جان والی دولت پیاری تھی۔
علی خان نے اسے کافی دیر تک سمجھایا کہ نانا ابا جان ہے تو جہان ہے، اگر وہی اس دنیا میں نہ رہا تو پھر یہ دولت کس کام کی؟ تو پھر تم میرا ایک کام کر دو۔ بڈھا خوشامدانہ انداز میں بولا، تم بہت نیک اور ہمدرد لڑکے ہو، تم میری جگہ سالگرہ کے جشن میں شرکت کرو اور مختلف جادو دکھا کر وہاں سے جو انعام ملے وہ مجھے لا کر دے دو۔ میں وہاں کون سے جادو کے سونپدے دکھاؤں گا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میرا جانا یا نہ جانا بیکار ہی ہوگا، علی خان نے کہا۔ مگر وہ بھی دل سے یہی چاہتا تھا کہ بڈھا اسے اپنی جگہ بادشاہ کے محل میں بھیج دے۔ اسے امید تھی کہ لالچی بوڑھے کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ وہ اسے کچھ جادو کے کمال سکھا دے، اور ہوا بھی یہی۔ بڈھا بولا، تم اس کی فکر مت کرو، دراصل میں نے اپنا تمام جادو اس انگوٹھی میں منتقل کر دیا۔ میں کوئی کمل کا جادوگر نہیں ہوں، لیکن اس انگوٹھی کو پہن کر بہت اچھے جادو کر لیتا ہوں، جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ انگوٹھی پہن کر تم بھی ایک یہ کمال دکھانے پر قابل ہو جاؤ گے، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ اس بادشاہ کے بچے کو اس بات کا ہرگز پتہ نہ چلے کہ انگوٹھی کتنی کام کی ہے، ورنہ وہ اسے ہم سے زبردستی چھین کر اپنے قبضے میں کر لگا۔ بھائی، ہماری تو عمر گزر گئی، مگر اس جیسا نیت خراب بادشاہ ہم نے نہیں دیکھا۔ بوڑھے نے گردن ہلا کر مایوسی سے کہا، آپ بادشاہ کو یہ بتائیے گا کہ میں آپ کا نواسا ہوں، اس طرح مجھے بھی آسانی رہے گی۔ تمہاری باتوں سے تو مجھے بھی شک ہونے لگا ہے کہ کہیں میں واقعی تمہارا نانا تو نہیں ہوں، مگر اس بات کا بھی اطمینان ہے کہ نانا بنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی تک تو میری شادی بھی نہیں سوچ رہا ہوں، کر ہی ڈالوں شادی بھی۔ ارے شادی کے لیے ایسے بھی کیا جلدی مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کر لیجیے گا، ابھی تو عمر پڑی ہے، علی خان نے کہا۔ دن پلک جھپکتے ہی گئے، بادشاہ کی سالگرہ کا اعلان ہو چکا تھا۔ پورے ملک میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ یہاں کی رعایا بادشاہ سے قطعی خوش نہیں تھی، مگر اس کے ظلم ستم کے خوف سے اس کی سالگرہ کا جشن انہیں ماننا ہی پڑ رہا تھا۔ پورے ملک میں چراغا کیا گیا تھا، اور دوسرے ملکوں کے بادشاہ صبح اس محل میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے یہ بادشاہ بھی اس ظالم بادشاہ کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر چھوٹے ملکوں کے تھے اور ان کی فوجی طاقت بھی زیادہ نہ تھی، اس لیے وہ اسے ناراض کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں غصے میں آ کر وہ ان کے ملک پر چڑھائی کر کے قبض نہ کر لے۔ بوڑھے نے ایک روز محل جا کر بادشاہ کو بتا دیا تھا کہ وہ بیمار ہے اور اس کی جگہ اس کا نواسا جادو کے تماشے دکھائے گا۔ بادشاہ کو تو کھیل تماشے سے گرج تھی، انہیں چاہے کوئی بھی دکھائیں، اس نے اجازت دے دی۔ سالگرہ والے روز شام ہوئی تو علی خان نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی جانب چل دیا۔ جادو کی انگوٹھی اس کے پاس تھی۔ محل کے صدر دروازے پر پہرے داروں نے اسے روکا، مگر اس نے ان کے روکنے کی پرواہ نہ کی، وہ اندر گھستا ہی چلا گیا۔ یہ دیکھ کر پہرے داروں نے اپنی تلواریں میان سے نکال لیں اور علی خان کو رکنے کا حکم دیا۔ علی خان نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور ان کی طرف زور سے پھونک ماری۔ پھونک مارتے ہی پہرے داروں کے ہاتھوں سے تلواریں غائب ہو گئیں اور وہ پھول ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور انہیں حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ محل میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس بار وزیر نے روک لیا۔ پہرے داروں کی طرح اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ نے اسے جادو کے تماشے دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ یہ وزیر شکل ہی سے بڑا خراب آدمی لگتا تھا۔ وہ علی خان پر آنکھیں نکالنا لگا۔ علی خان کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے بتایا بھی کہ وہ بوڑھے جادوگر کا نواسا ہے، مگر وزیر نے درباریوں سے کہا کہ اسے دھکے مار کر باہر نکال دو۔ اس ہنگامے کی خبر بادشاہ کو بھی ہو گئی، وہ بھی وہیں پر آ گیا۔ علی خان نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے وزیر کو جھاڑ بھی پلا دی اور دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر چل دیا۔ جب بادشاہ جانے کے لیے مڑا تو علی خان نے وزیر کے ہاتھ میں نہایت خوبصورت گلاب کا پھول تھما دیا۔ وزیر چونکہ بادشاہ کے پیچھے چل رہا تھا، علی خان نے دور ہی سے وزیر کے ہاتھ میں پکڑے پھول پر ایک پھونک ماری اور چلا کر کہا، بادشاہ سلامت بچیے، آپ پر حملہ ہوا۔ جادو کرنے کی وجہ سے پھول پھر تلوار بن گیا تھا۔ بادشاہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، وزیر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کمزور دل کا تھا، وہ خوف زدہ انداز میں ایک بڑے گملے کے پیچھے دبک گیا اور محافظوں کو چلا کر حکم دیا کہ فوراً اس نمک حرام وزیر کو پکڑ لیں۔ وزیر بیچارہ حیران و پریشان کھڑا تھا، وہ نامعلوم انداز میں اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی تلوار کو دیکھ رہا تھا۔
फौरन ही सिपाही आए और उन्होंने वजीर को गिरफ्तार करके बादशाह के सामने ला खड़ा किया। बादशाह ने कठोर आवाज में कहा, दगाबाज वजीर, हमें तुझ पर बहुत भरोसा था, इस नमक हरामी की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। वजीर आजीजी से बोला, जहां अपना, मैं खुद भी हैरान हूं कि यह मामला क्या है। मेरे हाथ में तो फूल था, तलवार कैसे बन उठा? मैं भी इस राज से अनजान हूं। अगर यह लड़का हमें खबरदार ना करता तो आज तो बस काम हो गया था। बादशाह ने अली खान की तरफ मुस्कुराना अंदाज में देखते हुए कहा, अब मैं समझा। वजीर ने कुछ याद करके कहा, सारा चक्कर इसी लड़के का चलाया हुआ है, यह फूल उसने ही मुझे थमाया था। अच्छा बदवक्त, अब हमारे मोहसिन पर भी इल्जाम लगाएगा। बादशाह ने कहा, इसे कालकोठरी में बंद कर दो, हम इससे सुबह निपटेंगे। फिर वो अली खान की तरफ मुड़कर बोला, आओ लड़के, तुम हमें बहुत पसंद आए हो, तुम हमारे साथ ही बैठोगे। वो अली खान को लेकर एक बड़े और सजे हुए हाल में ले आया। उसके वस्त में संगमरमर की मेजें पड़ी थीं, जिन पर सोनी चांदी के बर्तन रखे थे, और इन बर्तनों में तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। सब मेहमान बादशाह की आमद से पहले ही वहां जमा हो गए थे। बादशाह ने आकर अपनी 71वीं सालगिरह का केक काटने के लिए छुरी उठाई। अपने कांपते हाथों से उसे काटा। उसके झुर्री भरे चेहरे पर खुशी के असरात थे। सब लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाईं और फिर सब ने मिलकर एक गीत गाने लगे कि बादशाह को अपनी सालगिरह मुबारक हो और खुदा इस नेक दिल बादशाह को तबील मुद्दत तक रिहाया के सर पर रहमत का साया बनाकर रखें। गीत के बाद सब लोग खाने पीने में मसरूफ हो गए। खाने के बाद वो एक दूसरे हाल में आ बैठे, जहां बादशाह के बैठने के लिए सोने का तख्त रखा था और मेहमानों के लिए आरामदेह कुर्सियां थीं। बादशाह की ख्वाहिश पर अली खान अपनी जगह से उठकर आया और झुककर सबको सलाम करके उसने जादू के खेल पेश करने शुरू किया। सबसे पहले उसने बादशाह से दरख्वास्त की, वो किसी भी चीज को हाथ लगाएं। बादशाह ने उठकर मुस्कुराते हुए अपने एक दोस्त बादशाह को छुआ। वो फौरन ही 1-2 माह के बच्चे में तब्दील होकर जोर जोर से रोने लगा। हंसी के मारे बादशाह के पेट में बल पड़ गए। सब मेहमान भी जोर जोर से कहकहा लगा रहे थे। बादशाह ने अपनी मलका को इशारा किया कि वह बच्चे को गोद में लेकर चुप कराए। मलका उठी और उसे गोद में उठाकर चुप करने लगी। अली खान ने मलका की गोद में बच्चे को देखा और उंगली से एक इशारा किया। दूसरे ही लम्हे वह बादशाह पहले जैसा हो गया। मल्लिका ने घबराकर उसे छोड़ दिया और वह बेचारा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग फिर कहकहा लगाने लगे। वह बादशाह खिसियाकर अपनी कमर सहलाते हुए उठा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इसके बाद भी अली खान ने कई और दिलचस्प कमाल दिखाए और बेतहाशा दाद के साथ साथ काफ़ी इनाम भी वसूल किया। बहुत सारी अशरफियाँ लेकर जब वह चलने लगा तो बादशाह ने उससे कहा, हम तुमसे बहुत खुश हुए हैं। तुम वाकई एक बा कमाल और ज़हीन नौजवान हो। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम अपने नाना से भी बड़े जादूगर हो। अली खान इनकसारी से मुस्कुराने लगा। बादशाह ने फिर कहा, हमें एक मामले में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फरमाइए। जहां अपना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर। सुकून अली खान ने बड़े अदब से कहा, हमारे कई दुश्मन पैदा हो गए हैं। उनमें से हमारा सिपह साला और एहसान फरामोश वजीर तो हमारे सामने भी आ गए हैं। हमारे दूसरे दुश्मन छुपे हुए हैं, मगर हमें एहसास है कि मौका मिलते ही वह हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम यह चाहते हैं कि तुम उनका कुछ ऐसा इंतजाम करो कि वह सब फना हो जाए। उनकी तरफ से हमें अपनी जान का खतरा है। बादशाह बोला, जहां अपना, अब ये तो नहीं हो सकता। इस तरह तो मुझे इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को मारना पड़ेगा। अली खान आहिस्ता से बोला, तुम्हारा मतलब है इस मुल्क के सब लोग हमारे दुश्मन हैं? बादशाह ने आंखें निकालकर पूछा, ये बात मैं पूरे साफ मन से कह रहा हूं। आप मालिक हैं, चाहे तो मेरी गर्दन भी काट सकते हैं। अली खान ने कहा, नहीं अली खान, तुम हमारे मोहसिन हो। तुमने आज हमारे नमक हराम वजीर से हमारी जान बचाई, फिर हमारी दुश्मनी सुनकर हमारी मदद पर आमादा हो। हम तुम्हें कैसे कत्ल कर सकते हैं? मगर शायद तुम ठीक कह रहे हो। लोगों के हालात हमारे बारे में कुछ ठीक नहीं है। अगर हम ताकत इस्तेमाल ना करें तो शायद 1-2 दिन भी जिंदा ना रह सकें, मगर तुम उसका हल ढूंढो। बादशाह ने इसरार करते हुए कहा, उसकी सिर्फ एक ही सूरत है। आपको कभी भी कोई शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर उसमें कुछ परेशानियां उठाना पड़ेगी। अली खान की बात पर बादशाह खिल उठा। परेशानियों की बात छोड़ो, तुम तो हमें यह बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं आपकी जान एक कबूतर में बंद किए देता हूं।
इस कबूतर को आप किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर दीजिएगा, फिर किसी भी दुश्मन की मजाल नहीं हो सकती कि वह आपको कत्ल करें। आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। जहां पनाह अली खान ने कहा। बादशाह इस बात पर फौरन ही रजामंद हो गया। अली खान ने ऐसा करने का वादा किया और वहां से रवाना हो गया। वह घर पहुंच तो आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी, मगर अभी तक जाकर अली खान का इंतजार कर रहा था। अली खान को देखकर वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और बेताबी से बोला, लगता है कि तुम बादशाह के पास से काफी माल ले आए हो। अली खान ने अशरफियों की थैलियां निकालकर उसके सामने देर कर दी। बूढ़े की आंखें चमकने लगी थीं और वो खुशी के मारे जोर जोर से खांसने लगा। अली खान दूसरे कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर महल में होने वाले वाकयात पर गौर करने लगा। उधर बुढ़ा लैंप की हल्की रोशनी में अशरफियां गिन गिन कर एक मटके में डालने लगा। ऐसे कई मटके उसके पास थे जो अशरफियों से लबालब भरे हुए थे, और उन्हें उसने जमीन में गड्ढे खोदकर अपने घर में दबा रखा था। दूसरे दिन अली खान जल्द ही बेदार हो गया। नाश्ते से फारिग होकर उसने महल का रुख किया। लालची बूढ़े ने अपनी जादू की अंगूठी उससे पहले ही वापस ले ली थी। जब अली खान महल पहुंचा तो सूरज अच्छा खासा बुलंद हो चुका था और उसकी गर्मी बुरी तरह महसूस होने लगी थी। अली खान ने रास्ते में एक कबूतरबाज से एक खूबसूरत सा कबूतर खरीद लिया था। बादशाह उसे देखकर बहुत मसरूर हुआ। अली खान ने बादशाह को कबूतर थमाया और उससे कहा कि इस कबूतर को गुलाब के अर्क का गुस्ल देकर एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया जाए। उसके साथ ही उसने एक खाली कमरे की भी दरख्वास्त की जिसमें बैठकर वो कबूतर पर जादू का अमल कर सके। सब इंतजामात मुकम्मल हो गए। अली खान ने शाम को आने का वादा किया क्योंकि वह रात को इस खेल को शुरू करना चाहता था। दिन भर वो इधर उधर घूमता रहा। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी रसाई महल तक हो गई थी और बहुत जल्द कामयाबी उसके कदम चूमने वाली थी। उसे शहजादी अंबर याद आने लगी थी। वह होती तो कितना खुश होती कि उसका बाप जल्द ही कैद से आज़ाद हो जाएगा। अली खान ने एक लहरी सांस ली। वो उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी। रात हुई तो उसने उस अलग कमरे में डेरा जमा लिया और बादशाह को हिदायत कर दी कि कोई वहां पर ना आने पाए। बादशाह ने इस बात का वादा कर लिया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके अली खान ने कबूतर के पिंजरे को सामने रखा और कालीन पर लेटकर छत को घूरने लगा। यूं ही लेटे लेटे ना जान कब उसको नींद ने आ घेरा। सुबह आंख खली तो बाहर बाग में चिड़िया चहचहा रही थी। वह जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने कबूतर के पिंजरे को हाथ में पकड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बादशाह को देखा तो लपक कर उसकी तरफ आया। क्या रहा? उसने बेसब्री से पूछा। सब ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ी थी। अब आप सिर्फ इतना काम करें, इस कबूतर के सर पर अपनी छोटी अंगुली का खून डाल दें, अली खान ने कहा। बादशाह ने फौरन कमर में लगा खंजर निकालकर अपनी उंगली को काटा और कबूतर के सर पर खून की बूंदें टपका दी। वह अली खान से बहुत मरगूब हो गया है। अब सब काम मुकम्मल हो गया है। अली खान ने पिंजरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अरे अरे, दरवाज़ा मत खोलो, लो पिंजरा मुझे दे दो, बादशाह ने हाथ आगे बढ़ते हुए कहा। मगर इतनी देर में अली खान ने अंदर हाथ डालकर कबूतर को पकड़ लिया था। उसने उसे आहिस्ता से बाहर निकाला। इतनी देर में अली खान ने अंदर हाथ डालकर कबूतर को पकड़ लिया था। उसने उसे आहिस्ता से बाहर निकाला और बादशाह से बोला, जहां पनाह, आप यह तो जानते ही हैं इस कबूतर की अहमियत क्या है। हाँ, हम जानते हैं, मगर इन बातों से तुम्हारा मकसद क्या? अगर मैं चाहूं तो इसकी गर्दन मरोड़ सकता हूं। अली खान ने कबूतर की गर्दन चुटकी में दबाते हुए कहा। मगर तुम ऐसा चाहने क्यों लगे? तुम हमें खौफ ज़दा करना चाहते हो? बादशाह ने घबरा कर कहा। नहीं जहां पनाह, मैं आपको कतई खौफज़दा नहीं करना चाहता। आपने लोगों पर बहुत जुल्म किया है और मैं उनका बदला लेने आया हूं। मैं जिस मुल्क में रहता हूं उस पर आपने कुछ दिनों पहले चढ़ाई करके कब्जा कर लिया था और अब हमारे बादशाह सलामत को आपने बेकार अपनी कैद में रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे बादशाह सलामत को छोड़कर हमारे मुल्क को आज़ाद कर दें। उसमें हमारा भी फ़ायदा है और आपकी सलामती भी है। अली खान बोला, तुम तो बहुत मक्कार लड़के हो। बादशाह ने कहा, अगर मैं मक्कार होता तो आपकी जगह खड़ा होता। अली खान बोला, मैं कहता हूं ये कबूतर मेरे हवाले कर दो। बादशाह ने कहा और अली खान पर झपट पड़ा। हमला अचानक हुआ था, इसलिए अली खान अपना ताबाजुन बरकरार ना रख सका। पीछे की तरफ गिर गया और बादशाह भी उसके ऊपर जा गिरा। इस अचानक आफत से कबूतर बुरी तरह फड़फड़ाने लगा था।
अली खान उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत ना रख सका और कबूतर फर से उड़कर एक करीबी दरख्त की शाख पर जा बैठा। वो दोनों उठ खड़े हुए। बादशाह दांत पीस कर बोला, हम पहले इस कबूतर का इंतजाम कर लें, फिर तुमसे भी निपट लेंगे। यह कहकर वह दरख्त की तरफ बढ़ा, मगर कबूतर को पकड़ने की हसरत उसके दिल में ही रह गई। शाख पर बैठे हुए कबूतर को किसी और ने झपट्टा मारकर पकड़ लिया था। बादशाह चौंक पड़ा। वह कोई लड़की थी जो दरख्त के साथ पत्तों में छुपी हुई बैठी थी। कबूतर को अपनी गिरफ्त में लेकर वह नीचे कूद गई। तुम्हें तो हमारा सिपहसालार उड़ाकर ले गया। तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे खुशी है कि मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया। अब यह जादू का कबूतर मेरे पास है। इसमें जिस इंसान की जान कैद है वो मेरा बदतरीन दुश्मन है। बोलो क्या मैं अपने दुश्मन से बदला ले लूं? शहजादी खूंखार लहजे में बोली। नहीं शहजादी, ऐसा मत करना। बादशाह गिड़गिड़ाकर बोला, तुम मेरे अब्बा हुजूर को छोड़ने पर तैयार हो? शहजादी अंबर ने सवाल किया। हाँ, उनको कैद में रखकर मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। बादशाह सर हिलाकर जल्दी से बोला, और तुम हमारे मुल्क को भी आज़ाद कर दोगे? शहजादी अंबर ने फिर पूछा। तुम्हारे मुल्क से भी हमें कोई दिलचस्प नहीं है। हम तो तुमसे शादी करना चाहते थे। तुम्हारे बाप के इनकार ने हमें गुस्सा दिल दिया था, इसीलिए हमने तुम्हारे मुल्क पर चढ़ाई की थी। बादशाह ने जवाब दिया, ठीक है तो फिर जाओ, जल्दी से हमारे अब्बा हुजूर को आज़ाद कर दो। ख्याल रखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो। शहजादी अंबर ने जैसे हुक्म दिया था। हम अभी जाते हैं, मगर देखो कबूतर का ख्याल रखना, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। बादशाह ने बेचारगी से कहा, हम दोनों यहीं मौजूद हैं, बेफिक्रे रहो, कबूतर को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मगर तुम जल्दी करो शहजादी, अंबर ने कहा, और बादशाह वहां से चला गया। इसके जाने के बाद अली खान बोला, शहजादी साहिबा, आप आई तो बड़े मौके पर थीं। अगर आप कबूतर को न पकड़ती तो तमाम खेल बिगड़ जाता, मगर आपकी मौजूदगी पर मुझे सख्त हैरत है। शहजादी का चेहरा अफसुर्दा हो गया। मुझे यह बात कहते हुए सख्त अफसोस हो रहा है कि आपके जान के दूसरे दिन आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। अली खान पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो लड़खड़ाकर एकदम पीछे हट गया। जी, ये आप क्या कर रही हैं? उन्हें सांप ने डस लिया था। वो उसी वक्त चल बसी थी। यह कहकर शहजादी अंबर रोने लगी। उसे अली खान की माँ से बहुत मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि वह भी उससे अपनी बेटियों की तरह मोहब्बत करने लगी थी। शहजादी अंबर भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही चाहने लगी थी। उसकी माँ भी उसे बचपन में छोड़कर चल बसी थी। अली खान की माँ में उसे अपनी माँ की शक्ल नजर आने लगी थी। अली खान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ पांव की तमाम जान निकाल गई है। गरम आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और वह बिल्कुल गुमसुम खड़ा था। उनके इंतकाल के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही थी। फिर मैंने यहीं आने का फैसला कर लिया। मुझे तवक्को थी कि आप बादशाह के महल ही में मिलेंगे, मगर मैं आधी रात के बाद यहाँ पहुंची थी और इस फिक्र में थी कि किसी तरह महल में पहुंच जाऊं। बाहर दीवार से मिट्टी पड़ी थी। मुझे दीवार कूदकर अंदर आने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। बाद में आकर मैं इस दरख्त पर छुप कर बैठ गई थी। अब तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं ही आपकी मुजरिम हूँ। मेरी वजह से आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नहीं शहजादी साहिबा, यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हम यह कबूतर अपने साथ लिए जा रहे हैं। इस कबूतर को मैं ऐसी जगह ले जाकर रख दूंगा जहां पर तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये कबूतर इस बात की जमानत है कि हमारी सलामती उस वक्त तक महफूज रहेगी जब तक यह हमारे कब्जे में है। हमारा मुल्क छोटा सा है, हमारी फौजी बहुत कम है, मगर इस कबूतर की बदौलत हम लोग बहुत मजबूत कौम बन गए हैं। अगर आइंदा तुमने हमें तंग करने की कोशिश की या फिर हमारे मुल्क पर हमला करने की कोशिश की तो याद रखो, मैं ही वह शख्स होऊंगा जो सबसे पहले इसकी दोनों टांगें तोड़ूंगा, फिर आंखें निकाल कर उसे जिंदा रखूंगा ताकि तुम जिंदगी भर अंधे और लंगड़े बनकर अपनी हिमाकतों और लालच का फल भोगो। जालिम बादशाह लरज गया, कांपती हुई आवाज में बोला, अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो, मगर इस गरीब के साथ यह सलूक हरगिज ना करना। खुदा ताला भी बेजुबानों पर जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है, और तुम जो जुबान वालों पर जुल्म करते थे उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अली खान ने बड़े गुस्से से पूछा। वह मेरी भूल और बेवकूफ़ी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अपने बुरे कामों से तौबा करता हूँ। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, मगर लड़के, इस कबूतर का खास ख्याल रखना, दाना पानी वक्त पर देना और बिल्ली से बचाकर रखना। इसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है। अली खान ने कहा और फिर बघगी के दरवाजे का पर्दा उठाकर
वह भी अंदर बैठ गया। बग्घी चल पड़ी। बादशाह ने कहा, अली खान, तुम वाकई एक बासलाहियत लड़के हो। अंबर बेटी ने हमें तुम्हारी पूरी कहानी सुना दी है। तुम्हारी माँ के साथ जो हादसा पेश आया था, हमें उस पर बहुत अफसोस है। हम उनके लिए दुआगो हैं। तुमने और हमारी बेटी अंबर ने इस बुरे वक्त में जिस हिम्मत और जवामर्दी का मुजाहिरा किया, हम उसे कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में तुम्हारा किरदार खास तौर से बेमिसाल था। तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, हम उसे एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अगर तुम ना होते तो वह जालिम बादशाह जबरदस्ती हमारी बेटी से शादी कर लेता और हमें हमेशा कैद खाने में बंद रखता। हमें तुम पर फक्र है। अपने बाप के मुंह से अली खान की तारीफें सुनकर शहजादी अंबर खुशी से फूल नहीं समा रही थी। उसकी खुशी देखकर जब अली खान ने उसकी तरफ देखा तो उसने शर्माकर सर झुका लिया और मुस्कुराने लगी। अली खान ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जहां पनाह, यह मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं। फिर उसने कुछ देर बाद सुनहरी पिंजरे को उठाया और उसका दरवाज़ा खोलकर उसमें से कबूतर को निकाला। शहजादी साहिब, इस गरीब को मुफ्त में कैद रखना से क्या फ़ायदा है? लीजिए, इसे अपने हाथों से आज़ाद कर दीजिए। हमारा मकसद पूरा हो चुका है। वह बादशाह हमेशा यह समझता रहेगा कि इस कबूतर को हमने बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। इस बात को सोचकर अब वह हम पर कभी बुरी निगाह नहीं डालेगा। शहजादी ने कबूतर लिया और पर्दा हटाकर उसे बाहर कर दिया। कबूतर तेजी से एक तरफ उड़ता चला गया। अपने महबूब बादशाह के दोबारा आ जाने पर वह लोग से खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सारे मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ गई और हर तरफ एक जश्न का समा था। उन्हें जब यह पता चला कि बादशाह सलामत को कैद से रिहा करने और मुल्क को आज़ाद करने में अली खान और शहजादी अंबर का हाथ है, तो लोग उनकी बहादुरी पर अश अश कर उठे। उन्हें कबूतर वाली बात नहीं बताई गई थी, क्योंकि उड़ते उड़ते यह खबर उस बूढ़े और जालिम बादशाह के पास भी जा सकती थी। अली खान शहजादी अंबर और बादशाह को महल में छोड़कर सबसे पहले अपनी माँ की कब्र पर गया। वहां वह काफी देर तक उसकी कब्र से लिपट कर रोता रहा। दिल का बोझ जब जरा हल्का हो गया तो वह अपने घर गया, मगर घर में दाखिल होते ही उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। यहाँ पर उसे अपनी माँ की याद और भी शिद्दत से आने लगी। घबराकर वह बाहर निकल आया, मगर अभी वह बाहर निकाला ही था कि चंद शाही सिपाही उन्होंने उसे इत्तिला दी कि बादशाह सलामत ने उसे फौरन अपने महल में तलब किया है। उनके साथ अली खान को महल ले जाने के लिए एक सजी सजाई बघगी भी थी। अली खान बघगी में बैठ गया। वो महल पहुंचा तो बादशाह और शहजादी अंबर खाने पर उसका इंतजार कर रहे थे। बादशाह ने उसे अपने पास ही बिठाया था।